Welcome to my channel. इतिहास क्या है? प्राचीन विश्व का इतिहास प्रारंभिक लेखा से लेकर रोम के पतन तक। पार्ट 1 इतिहास का किनारा। चैप्टर 1 राजत्व की उत्पत्ति। कई हजार साल पहले सुमेरियन राजा अलुलिम ने एरिडू पर शासन किया था, एक चारदीवारी से घिरा शहर, अप्रत्याशित और कठोर नदी घाटी से बना एक सुरक्षित स्थान जिसे रोमन बाद में मेसोपोटामिया नाम देंगे। अलुलिम के सत्ता में आने से सभ्यता की शुरुआत हुई और उनका शासन लगभग 30,000 वर्षों तक चला। सुमेरियन जो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां अलौकिक और सामग्री अभी तक गलियारे के विभिन्न पक्षों को नहीं सौंपी गई थी, उस वाक्य के अंतिम भाग में घुटन नहीं होगी। दूसरी ओर उन्हें सभ्यता की शुरुआत में अलुलिम का स्थान निगलने में बेहद कठिन लगा होगा। अपने स्वयं के दिमाग में सुमेरियन हमेशा सभ्य रहे हैं। सुमेरियन राजा सूची शायद दुनिया का सबसे पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज अलुलिम का शासन स्वर्ग से उतरा और पृथ्वी पर आने पर पहले से ही परिपूर्ण था। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर हम पहले राजा के आने को अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यह मनुष्य की स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन है। लोगों, उनकी भूमि और उनके नेताओं के बीच एक बिल्कुल नए रिश्ते की शुरुआत है। हम अलुलिम के शासनकाल की तारीख नहीं बता सकते क्योंकि उसका उल्लेख किसी अन्य अभिलेख में नहीं है, और चूंकि हम नहीं जानते कि सुमेरियन राजा की सूची कितनी पुरानी है। सूची 2100 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद मिट्टी की गोलियों पर स्थापित की गई थी, लेकिन निस्संदेह यह एक बहुत पुरानी परंपरा को बरकरार रखती है। इससे भी अधिक, सुमेरियन राजा सूची द्वारा दिया गया कालक्रम अतीत से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जैसा कि हम जानते हैं। राजत्व स्वर्ग से उतर जाने के बाद राजा सूची हमें बताती है अलुलिम ने राजा के रूप में 28,000 वर्ष शासन किया। उसका उत्तराधिकारी अलालगर ने 36,000 वर्षों तक शासन किया। एक इन शासनकाल की लंबाई यह सुझाव दे सकती है कि ये दोनों राजा वास्तव में देवता हैं, जो इतिहास के बजाय पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, या शायद बस यह कि अलुलिम और उसके उत्तराधिकारी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। सुमेरियों के अनुसार 8 सुमेरियन इतिहास की भारी तबाही से पहले राजाओं ने शासन किया और भूमि बाढ़ बह गई। प्रत्येक शासन 3600 वर्षों तक चला, जो बताता है कि राजा सूची में एक प्रकार की गणना शामिल है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हम जो कर सकते हैं वह सुदूर अतीत में पहले सुमेरियन राजा को रखते हैं। जब भी उसने शासन किया, अलुलिम एक ऐसे देश में रहता था जो शायद मेसोपोटामिया से काफी अलग था, जिसे हम आज जानते हैं। इसकी परिचित दो नदियां, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, फारस की खाड़ी में बहती हैं। भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि इतिहास की शुरुआत से ठीक पहले तारीख 11,000 ईसा पूर्व, हालांकि सटीक से बहुत दूर, हमें एक संदर्भ बिंदु देता है। बर्फ ध्रुवीय टोपी से दूर दक्षिण की ओर लगभग भूमध्य सागर तक फैली हुई है। बर्फ में इतना अधिक पानी समाहित होने के कारण महासागर और समुद्र नीचे थे। खाड़ी का उत्तरी छोर शायद इसके माध्यम से चलने वाली धाराओं के साथ एक मैदान था, और समुद्र आधुनिक कतर के साथ मोटे तौर पर समतल किनारे के खिलाफ था। वर्षा नियमित रूप से गिरती थी, जिससे भूमि सींची जाती थी। जैसे जैसे जलवायु गर्म होने लगी और बर्फ की टोपियां पिघलनी शुरू हुई, एक प्रक्रिया जो भूवैज्ञानिकों ने 11,000 और 6,000 ईसा पूर्व के बीच 5,000 साल के लिए सौंपी, सागर बहरीन के आधुनिक क्षेत्र से कतर के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। बढ़ते पानी से पहले बस्तियां पीछे हट गईं। 6000 ईपू तक ब्रिटेन पहले यूरोप से निकला एक प्रायद्वीप बन गया था।
और फारस की खाड़ी का तट कुवैत की दक्षिणी सीमा तक आ गया था। मैदान जो इसके उत्तर में स्थित है, दो नदियों द्वारा नहीं बल्कि शक्तिशाली धाराओं के एक पूरे परिसर द्वारा सिंचित किया गया था। उनके पथ अभी भी उपग्रह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 4 सिरों वाली एक नदी का वर्णन करती है जो मैदान के माध्यम से बहती है। लेकिन यद्यपि भूमि इस गुंथे हुए नदी के मार्ग से सींची गई थी, फिर भी यह सूख गई। जैसे जैसे बर्फ पीछे हटती गई, तापमान बढ़ता गया। खाड़ी के ठीक उत्तर में बारिश कम हो जाती है, जो केवल सर्दियों के महीनों के दौरान आती है। गर्मियों में असुरक्षित मैदानों में प्रचंड हवाएं चलती थीं। प्रत्येक वर्ष नदियां अपने तटों के ऊपर से उफनती थीं और अपने बिस्तरों में वापस जाने से पहले खेतों को बहा ले जाती थीं, जिससे गाद पीछे रह जाती थी। बीच बीच में बहने वाली धाराओं के किनारों पर गाद जमा होने लगी, जिससे वे अलग अलग हो गए और खाड़ी उत्तर की ओर रेंगती रही। खाड़ी के निकटतम दक्षिणी मैदान में रहने वाले लोग बदलते और अप्रत्याशित परिदृश्य में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साल में एक बार उनके खेतों में बहुत अधिक पानी भर जाता था। जैसे ही बाढ़ कम हुई, जमीन सख्त सूख गई। उनके पास न पत्थर थे, न इमारती लकड़ी देने के लिए जंगल, न चौड़े घास के मैदान, बस नरकट जो नदियों के किनारे उगे थे और बहुत सारी मिट्टी ढाला और सुखाया गया, नरकट के साथ मिलाया गया और बेक किया गया। उनके घरों ईंटों की नींद बन गया। उसी से उनके नगर की शहरपनाह, उनके हंडियां और थालियां बनी। वे धरती के लोग थे। इन बसने वालों ने जो भाषा बोली, सुमेरियन, स्पष्ट रूप से पृथ्वी पर किसी अन्य भाषा से संबंधित नहीं है। लेकिन जब तक सुमेरियों ने लिखना शुरू किया, तब तक उनकी भाषा दूसरी भाषाओं के शब्दों से आच्छादित थी। सुमेरियन शब्द एक शब्दांश की जड़ों पर बने हैं, लेकिन सबसे पुराने शिलालेखों के दर्जनों शब्दों में अपरिचित 2 शब्दांश जड़े हैं। 2 सबसे शक्तिशाली नदियों के नाम जो मैदान के माध्यम से चलती हैं, किसान, मछुआरे, बढ़ी, बुनकर के नाम, और 1 दर्जन अन्य व्यवसाय, यहाँ तक कि एरिडू शहर का नाम भी। ये शब्द सेमिटिक हैं और वे साबित करते हैं कि सुमेरियन दक्षिणी मैदान पर अकेले नहीं थे। सेमिटिक शब्द उन लोगों के थे जिनकी मातृभूमि मेसोपोटामिया के मैदान के दक्षिण और पश्चिम में थी। मेसोपोटामिया के उत्तर और पूर्व में पहाड़ों ने घूमने वालों को हतोत्साहित किया, लेकिन अरब प्रायद्वीप से या उत्तरी अफ्रीका से ऊपर की ओर यात्रा करना बहुत आसान प्रस्ताव था। सेमाइट्स ने ठीक यही किया। सुमेरियों के साथ बस गए और उन्हें शब्द उधार दिए, और केवल शब्दों से अधिक सेमिटिक लोनवर्ड्स खेती की तकनीकों, हल, फरो और खेती के साथ साथ चलने वाले शांतिपूर्ण व्यवसायों, बास्केट मेकर, लेदर वर्कर, बढ़ी के लिए लगभग सभी नाम हैं। सुमेरियन नहीं, सेमाइट्स इन कौशलों को मेसोपोटामिया लाए। तो सेमाइट्स ने खेती करना कैसे सीखा? शायद धीरे धीरे चरणों में, यूरोप और आगे रहने वाले लोगों की तरह। संभवत क्रमिक चरणों में उन लोगों की तरह जो यूरोप और दूर उत्तर में रहते थे। शायद जैसे जैसे बर्फ की चादरें पीछे हटती गईं और मांस देने वाले जानवरों के झुंड उत्तर की ओर बढ़ते गए और पतले होते गए, इन झुंडों का पीछा करने वाले शिकारियों ने मांस का पूर्णकालिक पीछा छोड़ दिया और इसके बजाय गर्म मैदानों में उगने वाले जंगली अनाजों को स्थानांतरित कर दिया। निवास केवल तभी जब मौसम बदल गया, जैसा कि आधुनिक कनाडा में मूल उत्तरी अमेरिकी तब भी कर रहे थे जब जैक्स कार्टियर ने दिखाया था। हो सकता है कि इन पूर्व खानाबदोशों ने जंगली अनाज की कटाई से लेकर रोपण और उसकी देखभाल तक की प्रगति की हो और अंत में पूर्णकालिक ग्रामीण जीवन के पक्ष में यात्रा करना छोड़ दिया हो। अच्छी तरह से खिलाए गए पुरुषों और महिलाओं ने अधिक बच्चे पैदा किए।
आधुनिक तुर्की से लेकर नील घाटी तक खोजे गए सिकल और पीसने वाले पत्थरों से पता चलता है कि जैसे जैसे वे बच्चे बड़े होते गए, उन्होंने अपने अधिक आबादी वाले गांवों को छोड़ दिया और कहीं और यात्रा की, अपने खेती कौशल को अपने साथ ले गए और उन्हें दूसरों को सिखाया। प्राचीन कहानियां कहानी में एक और शिकन जोड़ती हैं। जैसे ही सेमिट प्रभावित सुमेरियों ने अपने गांवों के आसपास फसलें लगाईं, जीवन इतना जटिल हो गया कि उन्हें अपनी कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करने के लिए एक राजा की आवश्यकता पड़ी। एरिडू के राजा अलुलीम और सभ्यता की शुरुआत में प्रवेश करें। सभ्यता की शुरुआत पर गीतात्मक मोम करना आसान है। आखिर सभ्यता ही तो है जो हमें अराजकता से अलग करती है। सभ्य शहरों में दीवारें होती हैं जो व्यवस्थित सड़कों को बाहर के जंगली कचरे से अलग करती हैं। सभ्यता, जैसा कि पुरातत्वविद स्टुअर्ट पिगॉट ने प्राचीन सुमेर के मैक्स मल्लोवन के क्लासिक अध्ययन के अपने परिचय में समझाया है, यथास्थिति के साथ एक साहसी असंतोष का परिणाम है। छिटपुट रूप से पिगॉट लिखते हैं, ऐसे लोग दिखाई दिए हैं जिनके लिए नवाचार और परिवर्तन बल्कि परंपरा के पालन की तुलना में संतुष्टि और रिहाई दी। ये नवोन्मेषी समाज वे हैं जिन्हें हम सभ्यता के संस्थापकों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यह पानी। सभ्यता उपजाऊ क्रिसेंट में शुरू हुई, इसलिए नहीं कि यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ईडनिक स्थान था, बल्कि इसलिए कि यह निपटान के लिए इतना शत्रुतापूर्ण था कि किसी भी आकार के गांव को जीवित रहने के लिए सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता थी। बाढ़ के पानी को पकड़ने के लिए आवश्यक नहरों और जलाशयों के निर्माण के लिए किसानों को सहयोग करना पड़ा। किसी को उस सहयोग को लागू करने और सीमित पानी के निष्पक्ष विभाजन की देखरेख करने की आवश्यकता थी। किसी को यह सुनिश्चित करना था कि किसान जो अपने परिवारों की जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते हैं, गैर किसानों, टोकरी बनाने वाले, चमड़े के काम करने वाले और बढ़ी को खाना बेचेंगे जो खुद अनाज नहीं उगाते। केवल एक दुर्गम और जंगली जगह में ही इस प्रकार की नौकरशाही सभ्यता के सच्चे चिह्न की आवश्यकता होती है। वास्तव में उपजाऊ स्थानों में पानी और भोजन और खेल और खनिजों और लकड़ी के साथ बहते हुए लोग आम तौर पर परेशान नहीं होते हैं। उपजाऊ क्रिसेंट में जैसे जैसे गांव शहरों में विकसित होते गए, अधिक लोगों को उतनी ही शुष्क भूमि पर अपना भरण पोषण करना पड़ता था। सशक्त नेतृत्व पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया। मानव स्वभाव जैसा है, शहर के नेताओं को जबरदस्ती के कुछ साधनों की आवश्यकता थी, हथियारबंद लोग जो अपने फरमानों पर अमल करते थे। नेता राजा बन गए थे। सुमेरियों के लिए जो एक ऐसी भूमि में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे जहां पानी या तो बाढ़ में उनके खेतों को बहा ले जाता था या पूरी तरह से पीछे हट जाता था, फसलों को धूप में सेंकने के लिए छोड़ देता था, राजत देवताओं का एक उपहार था। सुमेरियों के लिए कोई मौलिक उद्यान नहीं, शहर मोटी मिट्टी ईंट की दीवारों द्वारा आक्रमणकारी पानी और भूखे हमलावरों से सुरक्षित मनुष्य का पहला और सबसे अच्छा घर थे। एरिडू शहर, जहां राजशाही पहले स्वर्ग से उतरी थी, बेबीलोनियों के मिथकों में सुमेरियन ईडन के रूप में फिर से प्रकट होती है, जिसे राजा देवता मर्दुक द्वारा बनाया गया था। सभी भूमि समुद्र थी। फिर एरिडू बनाया गया। मर्दुक ने पानी के चेहरे पर एक ईख का फ्रेम बनाया। उसने गंदगी बनाई और उसे ईख के फ्रेम से उंडेल दिया। उसने मानवजाति का निर्माण किया। 4 एरिडू कभी गायब नहीं होता, जैसा कि ईडन ऑफ जेनेसिस करता है। पवित्र शहर शिकारियों और इकट्ठा करने वालों की पुरानी दुनिया और सभ्यता की नई दुनिया के बीच विभाजन के रूप में खड़ा था। लेकिन शिकारी और जमाकर्ता पूरी तरह से नहीं गए थे। राजशाही के शुरुआती दिनों और शहरों की पहली इमारत से
बसे हुए किसान खानाबदोश चरवाहों और चरवाहों से झगड़ते थे। सुमेरियन सूची में 5वां राजा डुमुजी है, जो एक चरवाहा है, जैसा कि सूची हमें बताती है, बेहोश आश्चर्य की हवा के साथ। यह कि एक चरवाहा जो राजा बन जाता है, विरोधों का एक मिलन है, द वूइंग ऑफ इन्ना में स्पष्ट हो जाता है, जिसमें दुमुजी और देवी इन्ना की भूमिका वाली एक कहानी है। इस कहानी में दुमुजी न केवल एक चरवाहा और राजा है, बल्कि उसके पास खून भी है। उसकी रगों में देवता, अपनी दिव्यता के बावजूद इन्ना दुमुजी को अयोग्य पाती है। चरवाहा तुम्हारे साथ बिस्तर पर जाएगा, सूर्य देवता उत्तु कहते हैं, लेकिन इन्ना, जो आम तौर पर बिना किसी झिझक के अपने एहसानों को पूरा करती है, वस्तुएं चरवाहा। मैं चरवाहे से शादी नहीं करूंगी। उसके वस्त्र मोटे हैं, उसकी ऊन खुरदरी होती है। मैं किसान से शादी करूंगा। किसान मेरे कपड़ों के लिए अलसी उगाता है। किसान मेरी मेज के लिए जौ उगाता है। 5. दुमुजी अपने सूट पर कायम है। किसका परिवार बेहतर है, इस बारे में काफी बहस करने के बाद वह क्रीम के साथ ताजा दूध देकर इन्ना के बिस्तर पर प्रवेश कर जाता है। वह तुरंत सुझाव देती है कि वह उसके नम क्षेत्र की जुताई करें। वह निमंत्रण स्वीकार करता है। किसान के लिए इन्ना की पसंद एक वास्तविक तनाव को प्रतिध्वनित करती है। जैसे जैसे दक्षिणी मैदान सूखता गया, शहर नदी के किनारे बस गए। लेकिन शहरों से परे रेगिस्तान के कचरे अभी भी भेड़ और बकरियों के लिए चरागाह के रूप में और खानाबदोशों के घर के रूप में काम करते थे, जिन्होंने प्राचीन भटकने के तरीकों को जीवित रखा था। चरवाहों और किसानों को एक दूसरे की जरूरत थी। चरवाहों ने किसानों को जीवन निर्वाह अनाज के बदले में मांस, ताजा दूध और ऊन प्रदान किया। लेकिन आपसी जरूरतों ने आपसी सम्मान पैदा नहीं किया। शहरवासियों ने देहाती, अविवाहित चरवाहों की खिल्ली उड़ाई। चरवाहों ने क्षुद्र और पतनशील नगरवासियों का मजाक उड़ाया। शहरों और राजाओं, किसानों और खानाबदोश भटकने वालों की इस भूमि में सुमेर के पहले 8 राजाओं ने आपदा आने तक शासन किया। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट चैप्टर कमिंग सून। पार्ट 1 इतिहास का किनारा मी चैप्टर 1 राजत्व की उत्पत्ति। ये चैप्टर हमने देखा। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 सबसे पुरानी कहानी। ये चैप्टर जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।